इस सवाल को ज़रा सा ध्यान से देखिए। क्या पूछा गया है कि बिहार में औद्योगिक विकास का चित्र प्रस्तुत कीजिए, भारत के औद्योगिक विकास से तुलना कीजिए, इस राज्य में औद्योगिक पिछड़ेपन के कारणों को इंगित कीजिए, स्थिति को सुधारने के लिए बिहार सरकार द्वारा उठाए गए हालिया सुधारात्मक कदमों का वर्णन कीजिए। इस तरह के सवाल जो होते हैं, जैसे मैं बता देता हूँ, बिहार के बीपीएससी का मेंस अगर आप देंगे तो उसमें आपको बिहार के उद्योग से संबंधित, बिहार के स्वास्थ्य से संबंधित, हेल्थ जिसको बोलते हैं, बिहार के एजुकेशन से संबंधित और बिहार के इकोलॉजी से संबंधित, इकोलॉजी पर्यावरण से संबंधित, आपदा प्रबंधन, इनसे जुड़े हुए सवाल आपको देखने को मिलेंगे ही। हर साल मिलेंगे आपको, एक न एक सवाल जरूर रहता है, गारंटेड रहता है। तो इस तरह के सवाल को पहले से ही तैयार करके हम क्यों ना जाएं एग्ज़ाम में, जिससे वहाँ पर जब सवाल आए तो हम उसको आसानी से हल कर सकें। किसके साथ? उसने सवाल में लिखा हुआ है आंकड़े और तथ्य, इन दोनों के साथ उसको हल करना है। सामान्य तरीके से कहानी लिखकर नहीं आना है। इसी पर आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ओके, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल पर। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि कंटेंट आपको बेस्ट मिलेगा। और जो क्वेश्चंस वगैरह देता हूँ मैं उसको आप ज़रूर ट्राई करते रहिएगा कम्युनिटी वगैरह पर। भले ही कभी कभी आपको आसान फैक्ट मिलेंगे, लेकिन वही आसान फैक्ट आप एग्ज़ाम में गलती कराते हैं, तो इसलिए क्विज के फॉर्म में रहता है, जिससे अगर आप गलती करते हैं तो आपको पता चलता है कि हाँ मैंने गलत कर लिया है। ओके, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज हम लोग किस टॉपिक को पढ़ेंगे? आज का टॉपिक है बिहार में उद्योग। इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, जिससे क्या हो, जिससे मेंस के सवाल को हम हल कर सकें। बस हमें उतना ही सीखना, हमें कोई एक्सपर्ट नहीं बनना है और कोई 30 मार खान भी नहीं बनना है। बस हमें क्वेश्चन हल करने हैं। पूरा डिटेल में आपको अंत में क्लियर हो जाएगा, जिससे आपको मैं सवाल जब दूंगा ना अंत में, तो उसको आप आसानी से लिख सकेंगे। उससे पहले एक चीज़ और है कि बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं कमेंट करके कि 68 बीपीएससी और या 69 को लेकर जो करंट के इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं मेंस के रिगार्डिंग, उसको बता दीजिए। तो उसको मैं आज शाम को, नहीं तो कल आपको उसी पर रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा। बिहार के उद्योग की बात करते हैं। देखिए, बिहार जब आज़ाद हुआ है, भारत की आज़ादी के पश्चात बिहार जब संयुक्त था, जब झारखंड का भाग भी इसमें शामिल था, झारखंड का जो आज झारखंड है वो भी शामिल था, तो बिहार भारत में सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाला राज्यों में से एक था। किस मामले में सबसे तेजी? उद्योगों के मामलों में। क्योंकि आप बोकारो को देखेंगे, झरिया को देखिए, जमशेदपुर को देखिए, ये सभी जगह जो हैं ये आज भारत के सबसे अधिक उद्योग से संपन्न क्षेत्र हैं। ध्यान से देखेंगे तो जैसे बोकारो हो गया, और उद्योग में उसके बाद से आपका जमशेदनगर हो गया, जिसको टाटा नगर भी बोलते हैं, उसके अलावा आपका रांची हो गया, ये झरिया का क्षेत्र हो गया। ये सभी क्या हैं? उद्योग के क्षेत्र है, वो भी कोर उद्योग वाले हैं। कोयला, लोहा, स्टील, इन सब का उद्योग है इन सब जगहों पर। इसलिए बिहार में उद्योग उसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में लगाए गए थे। और जब झारखंड को आप देखेंगे तो जहाँ जहाँ भी उद्योग होता है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा अंत में, जहाँ जहाँ भी उद्योग होता है वहाँ वहाँ पर अपने आप ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं बता देता हूँ। अवसंरचना का मतलब क्या होता है? अवसंरचना का मतलब होता है स्कूल अच्छे, कॉलेज अच्छे, सड़क अच्छा, एयरपोर्ट अच्छा, शहर अच्छे बस जाते हैं, कॉलोनियाँ अच्छी हो जाएंगी, हॉस्पिटल अच्छे हो जाएंगे, एयरपोर्ट अच्छे हो जाएंगे, वहाँ से आवाजाही का सुविधा अच्छा हो जाएगा। ये सब क्या में आता है? ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। उस समय का दक्षिणी बिहार, जो वर्तमान का झारखंड है, वो उद्योग के लिए फेमस था। इन्हीं कोर उद्योग, सेकेंडरी सेक्टर इसको बोलते हैं, जैसे खनिज संबंध उद्योग हो गया, लोहा संबंधित हो गया, कोयला हो गया। और उस समय का उत्तरी बिहार, जो वर्तमान का बिहार है, ये फेमस था आपका कृषि आधारित उद्योग के लिए। कृषि आधारित का मतलब क्या होता है? कृषि आधारित का मतलब होता है कि कृषि से डायरेक्ट उद्योग, जैसे गन्ना, चीनी मिल का जो चीनी का उद्योग था, बिहार के उत्तरी बिहार में चीनी मिल बहुत सारे बंद पड़े हुए हैं। जब वो चीनी मिल 90 के दशक में या उससे पहले के दशक में बंद होना शुरू हुए ना, तो बिहार से पलायन का दर बढ़ना धीरे धीरे शुरू हो गया था। जैसे जैसे चीनी मिल बंद होते गए, वहाँ से लोग फिरोजाबाद में चूड़ी के फैक्ट्रियों में काम करने के लिए, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता के छोटे छोटे फैक्ट्रियों में काम करने को विवश हो गए। तो ये क्या हुआ?
जब वहाँ पर उद्योग का ह्रास हुआ तो वहाँ से पलायन धीरे धीरे बढ़ता चला गया। ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, उस समय का बिहार की स्थिति बता रहा हूँ, है ना। पटना के इलाकों में थोड़ा बहुत उद्योग का था, गंगा किनारे के इलाकों में थोड़ा बहुत, लेकिन मुख्य रूप से कृषि आधारित ही उद्योग बिहार में, उत्तरी बिहार यानी कि उस समय का, आज का वर्तमान का संपूर्ण बिहार, और उस समय का दक्षिणी बिहार आज का झारखंड है। तो उस समय दक्षिणी बिहार में बता दिया मैंने कौन कौन से उद्योग थे, उत्तरी बिहार में कौन कौन से थे ये भी बता दिया है मैंने। जब बिहार का विभाजन कर दिया गया 2000 ईस्वी में, 2000 ईस्वी में जब बिहार का विभाजन किया गया, और ये विभाजन की मांग आज़ादी से पहले से चल रहा था, तो उसके बाद क्या हुआ, बिहार के पास जो भी संपदा थी प्राकृतिक, कोयला का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था बिहार, स्टील का सबसे बड़े उत्पादकों में से एक था, ये सब कुछ कहाँ चला गया, जितने भी खनिज संपन्न क्षेत्र थे अपने, वो कहाँ पर चला गया, तो ये चला गया आपका झारखंड राज्य में। ओके, क्लियर हो गया होगा। बचे बिहार के पास क्या बचे, बस एक उपजाऊ भूमि बची है, उपजाऊ भूमि बची है। रोहतास के क्षेत्रों में कुछ खनिज वगैरह मिल जाते, बाकी पूरे बिहार में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भले ही बीपीएससी एग्जाम देने के लिए आप पढ़ते होंगे कि मुंगेर में भी खनिज मिलता है और कहीं कहीं दक्षिणी बिहार के और भी जिलों में मिलता है, लेकिन अगर आप उसके उत्पादन के स्तर को देखेंगे, उसका उत्पादन तो बिल्कुल ना के बराबर में है, बिल्कुल नहीं के बराबर में उत्पादन होता है। रोहतास में चूना पत्थर वगैरह का, पाइराइट्स वगैरह का उत्पादन तो होता है अलग अलग जगहों पर बिहार में, लेकिन अगर खनिज उत्पादन के दृष्टिकोण से देखेंगे तो जैसी हमारी स्थिति थी उसके दशांश भी नहीं रह गया है अब। तो ये मैंने क्या बताया आपको, बिहार के इंडस्ट्री का थोड़ा सा बैक दिखाया है आपको, पीछे का हिस्सा दिखाया है कि क्या इतिहास रहा है, कैसे क्या काम हुआ था पहले। इसके साथ ही एक और विपदा आई, वो विपदा क्या थी, मैंने अभी ही बताया आपको। नॉर्थ बिहार, वर्तमान का जो है उत्तरी बिहार, उसमें जो चीनी संबंधित उद्योग थे या जो चीनी से जुड़े हुए उद्योग थे, वो सारे के सारे एक साथ समाप्त हो गए। किसकी खामी के कारण, ये सरकारी खामी ही थी, संपूर्ण रूप से सरकारी खामी थी, जिसके कारण से बिहार के उद्योग तबाह होते गए, और ज्यों ज्यों बिहार के चीनी मिल बंद हुए त्यों महाराष्ट्र और यूपी के चीनी मिल बूम करते गए और बिहार के मजदूर जाकर वहाँ पर काम करने लग गए। तो ये मैंने आपको पूरा एक इतिहास बता दिया है। अब वर्तमान की बात करते हैं। जब भी आप इससे जुड़े हुए सवालों को लिखेंगे, जैसे इससे जुड़े हुए सवाल क्या पूछा जा सकता है कि वर्तमान बिहार के औद्योगिक परिदृश्य को बताइए। औद्योगिक परिदृश्य को जब भी आप बताएंगे तो किसके साथ बताना होता है, वो बताना होता है आपको आंकड़ों के साथ में। बिना आंकड़ों और तथ्यों के, योजनाओं के, नीतियों के, इन सभी को इंक्लूड करना पड़ेगा। जब भी इकोनॉमिक्स का सवाल आता है तब जाके इस आंसर को आप लिख सकते हैं। सवाल क्या सब पूछेगा, वर्तमान औद्योगिक परिदृश्य को बताइए, बिहार के उद्योगों की समस्या क्या क्या है और उसका समाधान क्या हो सकता है, ये पूछा जा सकता है। बिहार में आपको इस तरह के सवाल ही बना के अगर सोचेगी बीपीएससी तो पूछ सकती है कि बिहार में आप कौन कौन से उद्योग को बढ़ावा देना चाहेंगे। आपसे पूछा जाएगा आप कौन कौन से उद्योगों को बढ़ावा देना चाहेंगे। या आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार में कौन कौन से उद्योग ऐसे हैं जो आसानी से लगाए जा सकते हैं, कौन कौन से ऐसे उद्योग होते हैं जिसको आसानी से लगाया जा सकता है। तो इस तरह के सवाल आपसे फ्रेम करके पूछा जा सकता है। लेकिन इन सभी का अगर आप उत्तर पर जाएंगे कि इन सभी का उत्तर क्या होगा, तो इसके कोर उत्तर मैं अभी आंकड़े वगैरह भी दिखाऊंगा आपको, पूरा पीडीएफ लेकर आया हूँ मैं। उत्तर पर जाएंगे तो उसमें आपको मुख्य चीज़ें यही देखना पड़ेगा कि बिहार में कमियाँ क्या क्या है उद्योगों में, समस्या क्या है, फिर एक एक करके आप समस्या का समाधान ढूंढेंगे। जैसे पहला समस्या मान लेते हैं हम लोग कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उद्योगों के। कैसे, जहाँ पर भी उद्योग होगा वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाता है, और जहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है वहीं पर उद्योग भी आते हैं। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे के पूरक होती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, वही जो अवसंरचना मैंने बताया है। बोकारो अगर आप जाएंगे या रांची जाएंगे तो वहाँ पर अच्छे स्कूल भी दिखेंगे आपको, अच्छी सड़कें भी दिख सकती हैं, कुछ इलाकों में तो अच्छी होंगी ही जहाँ कम से कम फैक्ट्री और कंपनियाँ लगी हुई होती हैं। तो ये एक मैंने आपको बताया है कि उद्योग जो होते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड होते हैं। तो सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर बढ़ावा देती है, अब संरचना के निर्माण को अगर बढ़ावा देती है, जैसे सड़क को बढ़ावा देगी, उसके हिसाब से उसके बाद परिवहन के बाद लॉजिस्टिक के बाद आप क्या बोल सकते हैं, एयरपोर्ट,
उसके बाद से निर्यात करने की फैसिलिटी, निर्यात करने की फैसिलिटी के अलावा अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब चीज़ों को जब सरकार बढ़ावा देगी तो अपने आप उद्योगों के निवेश को आकर्षित करने में थोड़ा सा सुविधा होता है। समस्या समाधान पर हम लोग आएंगे, उससे पहले मैं आपको कुछ बिहार के औद्योगिक परिदृश्य से संबंधित आंकड़े दे देता हूं, फिर मैं आपको अंत में समस्या और समाधान अच्छे से समझाऊंगा, उसका वेट कीजिएगा। फिर मैं आपको एक सवाल दूंगा, फिर अपना वीडियो समाप्त हो जाएगा। पसंद आया हो यहाँ तक तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कुछ अगर अच्छा सीखा है आपने। ये तो मैंने आपको सवाल दिखाया कि एग्जाम्पल के तौर पर। और बिहार में रजिस्टर्ड उद्योगों की संख्या 26,157 है। नोट मत कीजिए, मैं आपको PDF पूरा दे दूंगा, फ्री में PDF मिलता है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा वहाँ पर। बिहार सरकार द्वारा प्रदान की गई उद्योग ऋणों की संख्या 28,904 है। ये सब आंकड़ों को आप इस्तेमाल करेंगे अपने आंसर राइटिंग में या लेख लिखने में या कोई भी बिहार संबंधित इकोनॉमिक्स के सवाल में, जिसमें भी उद्योग संबंधित कुछ भी आता है तो वहाँ पर आप इसको धड़ल्ले से इस्तेमाल करेंगे। कहीं भी और आपको किसी भी चैनल पर ये चीज़ नहीं मिलेगा। मैं ढूंढ के लाता हूँ अलग अलग जगहों से, तब जाके आपको प्रोवाइड करवा पाता हूँ। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जो भी ज़रूरतमंद होंगे उनको मिल जाएगा। बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं में से एक है मुख्यमंत्री अवसर योजना, जो उन उद्यमियों को समर्थन प्रदान करती है जो प्रदेश में नए उद्योग स्थापित करना चाहते हैं। इस योजना के तहत बिहार सरकार ने 35,000 से अधिक युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान किया है। बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई अन्य योजनाओं में शामिल है बिहार सुदृढ़ उद्यमिता योजना, बिहार सुदृढ़ बाजार योजना, बिहार उद्यमी बिहार योजना, उसके बाद से बिहार सुदृढ़ उद्योग अभियान। बिहार सरकार ने भी उद्योग संबंधित स्कीमों के लिए 5वां पॉइंट अधूरा रह गया। अगला है कि बिहार सरकार ने बिहार निवेश संवर्धन नीति जारी की है। ये बिहार का क्या है? बिहार सरकार निवेश के उत्तरोत्तर बढ़ाने के लिए कई नीतियों को शुरू किया है। निवेश से संबंधित नीतियां कौन कौन शुरू की हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देना। इस नीति के तहत सरकार ने उद्योग विकास, पर्यटन विकास, कृषि विकास, स्वास्थ्य विकास, शिक्षा विकास, सामाजिक सुरक्षा विकास, स्थानीय विकास को प्राथमिकता दी है। ये सभी नोट करना पड़ेगा आपको, PDF में आपको मिल जाएगा, आप अपने नोटबुक में उसको नोट कीजिएगा। सरकार ने बिहार एकीकृत निवेश निगम की स्थापना की है, जो कि निवेशकों के लिए आकर्षक निवेश मौके को मुहैया करवाता है। यह निगम बिहार में नए उद्योगों के लिए भूमि, बिजली, पानी आदि आवश्यक सुविधाओं को प्रदान कराता है। जैसे मान लीजिए आपको कोई उद्योग लगाना हो, एक व्यापारी है A नाम का, उसने बोला कि हमें बिहार में चिप्स का उद्योग लगाना है। आलू का उत्पादन अपने यहाँ तो होता है अच्छा खासा, चिप्स का उद्योग लगाना है। तब वो बिहार सरकार के पास जाएगी, हाँ भाई मुझे उद्योग लगाना है, थोड़ा सा मदद कीजिए, आपकी ही के राज्य के लोगों को हम रोज़गार देंगे। बिहार सरकार बोलेगी चलो आ जाओ, हम तुमको भूमि दिखाते हैं, यहाँ पर आप भूमि में उद्योग लगाइए। ये लीजिए पानी का कनेक्शन, क्योंकि फैक्ट्री में पानी का काम होगा। ये लीजिए बिजली का कनेक्शन, आपको बिजली की भी ज़रूरत होगी। ये सब आपको मैं दे रहा हूँ, आप अपना उद्योग लगाइए, मैं आपको किफ़ायती दाम पर ये सब मुहैया करवा दूंगा। कई बार तो सरकार फ्री में ज़मीन एलोकेट करती है, क्योंकि उसके लोगों को रोज़गार मिलता है इससे। तो ये क्या है? ये सब काम किसका होगा? ये एकीकृत निवेश निगम नाम की एक संस्था बनाई गई है, जिसका काम क्या होगा? बिहार में उद्योग संबंधित जो भी निवेश करने आएंगे उनको मदद करना। बिहार सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में स्वास्थ्य और तकनीकी सुधार को बढ़ावा देने के लिए नई सड़क निर्माण योजनाओं को शुरू किया है। इससे प्रदेश में निवेश को बढ़ावा मिलता है, सड़क वगैरह बनती है। तो बिहार सरकार नई उद्यमिता नीति भी जारी की है, जिसका उद्देश्य प्रदेश में उद्यमिता को बढ़ावा देना। उद्यमिता का मतलब क्या होता है? उद्यम, नए नए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक नीति शुरू की है, उद्यमिता नीति इसको कहा जाता है। समझ में आ गया होगा चीज़ें। सरकार ने कारोबार करने के लिए सुविधाएं प्रदान करने के साथ साथ छोटे छोटे उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की है। सरकार ने निवेश के लिए विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न योजनाएं शुरू की है, जैसे बिहार इंडस्ट्रियल अर्थ जोन, बिहार इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थ जोन इत्यादि। बिहार सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एवं यहाँ पर कट गया है भूमि आवंटन किया, जिससे इन सेक्टरों को नए उद्योग आसानी से आरंभ करने में मदद मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की एक खासियत होती है कि ये ना बस किस चीज़ पर, एक तो कम क्षेत्रों में लगाया जाता है, इसको लगाने के लिए कम भूमि की आवश्यकता पड़ती है कितनी ही बार, छोटे क्षेत्रों में भी लगाया जाए। और इसमें मुख्य रूप से क्या होता है ना, इसमें निवेश बहुत ज़्यादा आजकल आ रहे हैं, क्योंकि नए ज़माने का उद्योग है। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का मतलब नहीं समझ रहे होंगे आप, तो मैं आपको बता दूं, जैसे मोबाइल इंडस्ट्री हो गया, मोबाइल का निर्माण का, TV के निर्माण का, और ये सब क्या, कंप्यूटर के निर्माण का, ये सब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित हो गए। ओके, आगे बढ़े। सरकार ने बिहार में स्टार्टअप के लिए भी वित्तीय सहायता की घोषणा की है। स्टार्टअप को इस योजना के तहत फायदा मिलेगा, उन्हें वित्तीय सहायता के साथ साथ मेंटरिंग और ट्रेनिंग भी प्रदान की जाएगी। स्टार्टअप का मतलब अब लोगों को नहीं पता होगा। स्टार्टअप का मतलब होता है, जैसे आप हैं,
आपका नाम है मिस्टर या मिसेज ए। आपने एक स्टार्टअप शुरू किया कि आज से ये मेरा नया स्टार्टअप होगा। स्टार्टअप का मतलब क्या होता है? अपना कोई धंधा शुरू किया, जिसमें आपको क्या चाहिए, जिसके बारे में आपको जानकारी चाहिए कि हाँ इस धंधे को कैसे आगे बढ़ाया जाए। उसके लिए मेंटरशिप भी, मेंटरिंग भी मिलेगा और ट्रेनिंग भी आपको दी जाएगी कि किस तरह से आप स्टार्टअप को और आगे ले जा सकते हैं। इन नीतियों के साथ साथ बिहार सरकार द्वारा जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार में उद्योग सेक्टर में वृद्धि दर 11.7% हुआ है। आर्थिक सर्वेक्षण का डेटा है ये। देखिए 20-21 का मैं इसलिए डेटा लाया हूँ क्योंकि मुझे 21-22 का डेटा नहीं मिल पाया है। अगर जिस दिन मिल जाएगा इकोनॉमिक सर्वे का, मैं वो भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी मैंने सर्च किया, मुझे सटीक ढंग से मिला नहीं है, अवेलेबल, लेकिन उतना सटीक ढंग से नहीं था। इस सेक्टर में निजी उद्योग का योगदान 61.5% है, इसको नोट करिएगा, जबकि सरकारी उद्योगों का योगदान 38.5% है। कितना है था ग्रोथ पिछले इकोनॉमिक सेक्टर में? तो 11.7% का ग्रोथ है, जो कि बहुत बेहतरीन ग्रोथ है। उसमें निजी का कितना था योगदान? 61.5% था। जितना उद्योग का ग्रोथ हुआ बिहार में, उसमें निजी सेक्टर का योगदान 61% था। अगर 100 उद्योगों का ग्रोथ हुआ है तो उसमें 61 उद्योग निजी सेक्टर के थे, 38.5% सरकार का योगदान था। उद्योग सेक्टर में निजी क्षेत्र का वित्तीय संसाधनों पर आधारित योगदान 94.9% है। इसके अलावा उद्योग सेक्टर में विदेशी स्वदेशी कंपनियों का योगदान 47.5% है। सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में इलेक्ट्रॉनिक, फूड प्रोसेसिंग और टेक्सटाइल, फार्मा, लाइफ साइंस, ऑटोमोबाइल, रेलवे इंजीनियरिंग, एलईडी लाइटिंग आदि के क्षेत्रों में उद्योग की संभावनाएं बन रही हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके। बिहार की नई औद्योगिक नीति 2021 के मुख्य बिंदुओं में निम्नलिखित शामिल है। अब बिहार सरकार का औद्योगिक नीति 2021 है। इससे जुड़े हुए सवाल डायरेक्ट पूछे गए एग्जाम में। औद्योगिक नीति से सीधा सीधा सवाल कई बार पूछे जाते हैं, इसलिए औद्योगिक नीति के पॉइंट वाइज आपको पता होने चाहिए। उसको आप कहाँ पर यूज करेंगे? अपने आंसर में, लॉन्ग फॉर्म के आंसर में, शॉर्ट फॉर्म के आंसर में, दोनों जगह यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग समस्या समाधान पर अभी आ जाएंगे। बिहार के विभिन्न जिलों में इकाई विकास को बढ़ावा देना, छोटे छोटे जिले के स्तर पर डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, ये सबसे अच्छा काम होगा। इससे पलायन भी रुकेगा, गरीबी भी कम होगी, जिले स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा। तो ये सब क्या है? ये औद्योगिक नीति का पहला पॉइंट है। बिहार में नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करना। सभी लोग अगर बीएसएससी और बीपीएससी और बिहार एसआई की ही तैयारी करेंगे तो बिहार में नौकरी देगा कौन? सरकार के पास तो नौकरी ही नहीं है। बिहार एसआई की तैयारी करते हैं लाखों लोग, पद कितने कम आते हैं, बीपीएससी के पद कितने कम आते हैं। सब लोग सरकारी नौकरी करेंगे तो कैसे काम चलेगा? कुछ लोग नौकरी देने वाले भी तो बनेंगे। उद्यमियों को सहायता प्रदान करना, उदाहरण के लिए वित्तीय सहायता, बैंक ऋण के माध्यम से उद्यमियों को सहायता प्रदान करना, ये औद्योगिक विकास का पॉइंट है औद्योगिक नीति का। सरकार के द्वारा विकसित इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक क्षेत्र के लिए स्थापित किया गया सेटअप बिहार में नए उद्योग को रोजगार के अवसर प्रदान करता है। उद्योग में उच्च स्तर की तकनीकी और प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं के लिए विभिन्न वित्तीय योजनाओं का उपयोग करना, अपने संगठन और उद्योग क्षेत्र में स्थायित्व बढ़ाने के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित करना। अब बिहार सरकार का एक तो ये था औद्योगिक नीति, अब स्टार्टअप नीति भी है बिहार सरकार की कुछ, उसको देख लेते हैं हम लोग। पहला उसका है कि नीति का उद्देश्य बिहार में उद्यमिता को बढ़ावा देना, वही सब चीज़ें हैं। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करना। नीति का उद्देश्य स्टार्टअप इकोसिस्टम को स्थापित करना। इंक्यूबेटर, एक्सीलेटर, कोवर्किंग स्पेस आदि शामिल हैं इसमें। कोवर्किंग का मतलब होता है एक साथ काम करने वाला ऐसा माहौल बने। मेंटरशिप, नेटवर्किंग और ट्रेनिंग, ये सब कुछ है इसमें। नई रोजगार के समर्थन के लिए स्टाफ को प्रोत्साहित किया जाएगा। उसके बाद से फूड पार्क वगैरह का है थोड़ा सा। अब चलते हम लोग मुख्य अपने टॉपिक पर। ये सब आपको आंकड़े मिल जाएंगे पीडीएफ में, ये सब आपको आंकड़े बताने के लिए मैं ले आया था। अब आते हैं बिहार के उद्योगों की समस्या के बारे में। ध्यानपूर्वक देखिएगा, कुछ समस्या के पॉइंट मैं बताऊंगा आपको, कुछ समस्या के पॉइंट आपको खुद सोचना है और खुद सोच के मौलिक समस्या के पॉइंट जब आप लिखेंगे, जुड़े हुए ज़मीन से जुड़े हुए समस्या के पॉइंट, तो आपको अंक अधिक मिलते हैं। फिर समाधान में भी इसी तरह की कारीगरी करनी है कि कुछ ऐसे समस्या का समाधान बताइए जो मौलिक हो, जो एज ए ऑफिसर आप अप्लाई करना चाहेंगे। सिर्फ किताब पढ़ के थोड़ी ना कोई ऑफिसर बनता है, सोच के बनता है। पहला मैंने कई बार तब से बोला है, पहला है अवसंरचना।
इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या है बिहार में, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है। सड़कें तो बन गई हैं, लेकिन अगर सही ढंग की देखें, हम उद्योग के हिसाब से देखें तो चौड़ी सड़कें एक ट्रक जा सके वैसी भी सड़कें गांव घर में नहीं होती हैं, धंस जाती हैं कई बार। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ वही सड़कें ही नहीं आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कोल्ड स्टोरेज भी आता है जो चाहिए होता है। किसानों के लिए बाजार का भी व्यवस्था करना होता है, उनके फसल खराब ना हो इसलिए कोल्ड स्टोरेज तो मैंने पहले ही बता दिया, गोडाउन स्थापित करना होता है। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में एयरपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट नीति को बढ़ावा देने के लिए आपके पास अलग अलग जगह एक्सपोर्ट करने के लिए एक फील्ड बनाया जाता है जहाँ से सामानों को गोडाउन में लाद लाद कर दूसरी जगहों पर ले जाया जाता है। तो ये सब क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। ओके, दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट है लॉ एंड ऑर्डर। इसकी बड़ी समस्या रहती है बिहार में। नया उद्योग कोई लगाओ तो 10% पहले वहाँ उस एरिया के गुंडा भाई को जमा करो, 20% वहाँ के थानेदार को जमा करो, 10% कहीं और जमा करो। उस नेता के पास उसने 100 रुपया लेकर आया था उद्योग लगाने, वो 100 रुपया उसको कमीशन देने में ही इधर उधर में चला गया। तो ये सब क्या है, ये एक कानून व्यवस्था अच्छी जिस राज्य की होगी उस राज्य में उद्योग धंधों का उतना ही अधिक विकास होता है। तो कानून व्यवस्था का अभाव है, समस्या है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तीसरे समस्या पर आते हैं, राजनीतिक इच्छा शक्ति। आपने कब इससे पहले सुना था, नीतीश कुमार जी के मुंह से कुछ सालों से सुन रहे होंगे उद्योग की बात, उससे पहले कब आपने सुना था कि किसी बड़े नेता ने 15 साल 20 साल मुख्यमंत्री रहा कोई नेता, या यही 20 साल 25 साल से सरकारी नौकरी के जैसे अपने यहाँ मुख्यमंत्री होता है, तो इतने साल से मुख्यमंत्री, तो आपने कब ऐसा सुना कि हमारे मुख्यमंत्री लोग बोल रहे हैं कि हम उद्योग को बढ़ावा देंगे, हमारे मुख्यमंत्री बोल रहे हो कि नहीं हम बिहार में बहुत सारा निवेश लेकर आएंगे। आज भी वो लोग बोलते हैं कि हम आपको सरकारी नौकरी देंगे, 10 लाख नौकरी निकालेंगे, तो वो भी ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि नौकरी देने वाले लोग बिहार में पैदा हों, न कि नौकरी मांगने वाले लोग पैदा हों। तो राजनीतिक इच्छा शक्ति भी है, और कई बार तो गुंडे मवाली जो पाले हुए थे वो इन्हीं पॉलिटिकल पार्टी के गुंडे होते हैं जो पैसा वसूलते हैं, और वहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट करने वाले जो व्यापारी होते हैं वो बाहर भाग जाते हैं। तो राजनीतिक इच्छा शक्ति हो गया। चौथा, उद्योग का माहौल, इकोसिस्टम जिसको कहा जाता है, कि व्यापारी आसानी से काम कर पाए, हर महीने उसके यहाँ कोई रंगदारी टैक्स वसूलने ना चला जाए, ये भी एक ज़रूरी होता है। तो इसको इकोसिस्टम कहा जाता है। और सरकारी अधिकारी बात बात पर परेशान ना करें, बात बात पर उनको सेल टैक्स इंस्पेक्टर न घर पे पहुंच जाए। तो ये सब क्या होता है, उद्योग का माहौल बनाना होता है, निवेश वहाँ पर आता है इन सब चीज़ों से। आर्थिक उस माहौल के बाद क्या होगा, आर्थिक अक्षमता। बिहार के लोग कैसे उद्योग लगाएंगे जब बिहार में 51% से ज़्यादा आबादी जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन रहती है। तो उद्योग लगाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा तो गरीब लोगों को बैंक लोन देता नहीं है, बैंक लोन भी अमीर लोगों को ही देता है। जिनके पास ऑलरेडी 4 क्रेडिट कार्ड है उन्हीं को फ़ोन आता है कि एक और क्रेडिट कार्ड ले लो महाराज, है ना। किसी गरीब को देखा है कभी आपने बैंक वाले ने सामने से फ़ोन किया होगा भाई साहब आप ले लो ज़रा ऋण? नहीं। तो ये भी एक है कि आर्थिक अक्षमता है बिहार के उद्योग के पास, आर्थिक शक्ति उतनी मजबूत नहीं है अभी सभी के पास कि लोग उद्योग धंधों की तरफ रुख कर सकें, इसीलिए सरकारी नौकरी पहला ऑप्शन होता है। आर्थिक अक्षमता के बाद शिक्षा व्यवस्था, एजुकेशन। ये सारे पॉइंट नोट कीजिएगा क्योंकि ये आपको कहीं पर PDF में नहीं मिलेगा। एजुकेशन, शिक्षा व्यवस्था। बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो है वो है बैचलर डिग्री पास करो, कैसे पास की ये आपको भी नहीं पता होता है। बैचलर डिग्री पास करने के बाद BSSC की तैयारी कर लेंगे क्योंकि और कोई स्किल ही नहीं आता। जो BEd BSc किया है, BCom किया है, वो भी नहीं आता कितनी बार। तो कुंजी पढ़ के, पेपर मंगवा के, चोरी चकारी करके कैसे भी पास कर जाओ। अगर 5 साल में पास कर गए तो भी थैंक यू बोल के आते यूनिवर्सिटी को। तो एजुकेशन पॉलिसी हमारी बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। कहीं पर भी कोई उद्यमिता या नवाचार की बात नहीं करता, ढंग से डिग्रियां तक नहीं मिलती। बच्चे पास कर जाते हैं हिस्ट्री से मास्टर डिग्री, लेकिन हिस्ट्री उनको नहीं पता होता है ढंग से। तो इस तरह का माहौल अपने यहाँ है। एजुकेशन तो बिल्कुल बर्बाद है, बिहार का ही नहीं यूपी का भी कदाचित यही हाल है। तो ये आपको बताना पड़ेगा कि हमारा जो एजुकेशन है वो एक्सपेरिमेंटल, प्रायोगिक नहीं है और आज के समय के हिसाब से नहीं है, पुरातनपंथी एजुकेशन ज़्यादा है। तो इस चीज़ को आपको बताना पड़ेगा। ओके, एजुकेशन व्यवस्था हमारी अच्छी नहीं है, स्किल्ड नहीं सिखाए जाते, आज भी स्किल नहीं सिखाया जाता है। लोगों को बस हिस्ट्री रटवा देते हैं, पॉलिटी रटवा देते हैं और सरकारी जॉब की तैयारी में धकेल देते हैं। उसकी जगह स्किल ज़्यादा ज़रूरी होता है। शिक्षा व्यवस्था के बाद अगला, उद्योगपति उदासीनता का माहौल भी बता दिया मैंने
कच्चे माल का अभाव भी आप बता सकते हैं कि कच्चे माल का एक अभाव रहता है बिहार में। तो कच्चे माल के अभाव का समस्या का समाधान भी मैं बताऊंगा। कच्चे माल का अभाव से क्या तात्पर्य है कि हमें जैसे चाहिए जो चीज़ बनाने के लिए, जैसे कपास चाहिए कपड़ा उद्योग के लिए तो वो बाहर से लाना पड़ता है, और चिप्स वगैरह का तो मिल जाता है। कृषि आधारित उद्योग तो बन भी सकते हैं, बाकी चीज़ों के लिए हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है, तब जाके हम अपने यहाँ उद्योग शुरू कर पाते हैं। तो ये 6-7 पॉइंट मैंने आपको समस्या बताया है। अब आते हैं हम लोग समाधान पर। जो मैंने समस्या बताया है उसको एक एक करके अगर आप हल करेंगे तो समस्या का पहला समाधान क्या बताएंगे। जो पहला समस्या था उसका समाधान यानी कि अवसंरचना का विकास। दूसरा क्या बताएंगे, कानून व्यवस्था जो होनी चाहिए वो व्यापार फ्रेंडली होना चाहिए, व्यापारियों के बढ़ावा देने के लिए होना चाहिए। कानून व्यवस्था सबके लिए होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ सब समान, इस तरह का होना चाहिए। तीसरा क्या मैंने बताया था, राजनीतिक इच्छा शक्ति आपको बढ़ानी पड़ेगी। ये बोलना पड़ेगा कि सरकारी नौकरी बी ऑप्शन में होता है, पहला ऑप्शन होता है खुद के बल पर कुछ करना। स्किल्ड होता है, पहला स्किल होना चाहिए आपके पास अपने को खुद को डेवलप करने के लिए, जिससे आप नौकरी मांगने से पहले नौकरी देने वाले बन जाओ, है ना। तो ये होना चाहिए। चौथा मैंने क्या बताया था, उद्योग का माहौल आपको क्रिएट करना पड़ेगा, जब आपके यहाँ कानून व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, अवसंरचना अच्छा हो जाएगा, पॉजिटिविटी होगा, एक निवेश करने पर किसी को खतरा नहीं होगा कि हाँ मेरा पैसा डूब जाएगा, तब जाके आपके यहाँ उद्योग का माहौल बनेगा अच्छा। पांचवा मैंने क्या बताया था, उसके बाद उद्योग का आर्थिक अक्षमता यानी कि लोगों को आर्थिक रूप से सहायता देना पड़ेगा, बैंकों को लोन देना पड़ेगा, आपको स्टार्टअप को उद्यमियों को बढ़ावा देना पड़ेगा लोन देकर, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है जो उद्योग धंधे लगाएंगे। आपको उनको इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर, मेंटरिंग के तौर पर, ट्रेनिंग के तौर पर मदद करना पड़ेगा। अगला है एजुकेशन पॉलिसी। एजुकेशन पॉलिसी सिर्फ डिग्री प्राप्त करने तक नहीं होना चाहिए, डिग्री भले ही ना हो उस आदमी के पास, लेकिन उसके पास इतना अच्छा कुशलता हो, स्किल हो, बोलना जानता हो, समझना जानता हो, आज के समय के हिसाब से चलने वाला हो, तो उसको बढ़ावा देना चाहिए। शिक्षा नीति हमारी ऐसी होनी चाहिए। शिक्षा नीति में हम बख्तियार खिलजी को याद करके क्या करेंगे, शिक्षा नीति में हमें ये देखना पड़ेगा ना कि आज के समय में हम क्या कर सकते हैं। अब बीपीएससी ऑप्शनल उन्होंने कंप्यूटर डाल दिया है, बीपीएससी चेयरमैन, उससे उनको लग रहा है कि हम जॉब ओरिएंटेड सिलेबस कर रहे हैं। कंप्यूटर का 4 ऑब्जेक्टिव पढ़ के कोई क्या जॉब ले लेगा आजकल के समय, मुझे बताइए। उतना तो 6ठी क्लास का बच्चा भी जानता है कंप्यूटर, जितना आप उसको ऑब्जेक्टिव में पढ़वाएंगे ऑप्शनल में। और ऑप्शनल भी तो चूज करना होता है, हो सकता नहीं ले कोई कंप्यूटर, क्यों लेगा कोई एक एक्स्ट्रा आपका कंप्यूटर। तो सरकार को जहाँ जॉब ओरिएंटेड होना चाहिए वहाँ बीपीएससी जॉब ओरिएंटेड हो रहा है। तो जॉब ओरिएंटेड आपको शिक्षा नीति बनानी पड़ेगी। ओके, अगला क्या बताया मैंने, शिक्षा नीति के बाद उद्योग प्रति उदासीनता को दूर करना पड़ेगा। कच्चे माल के अभाव में आप ये कर सकते हैं कि फुटलूज उद्योग। फुटलूज उद्योग क्या होता है, ऐसे उद्योग होते हैं फुटलूज उद्योग जिसमें कच्चे माल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसको कहीं पर भी लगाया जा सकता है। जैसे सॉफ्टवेयर उद्योग, ये कहीं पर भी लगाया जा सकता है। जैसे पर्यटन उद्योग, ये बिहार में बहुत ज़्यादा इसका विकास कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा संभावना है इसमें, है ना। सेवा सेक्टर संबंधित उद्योग, जैसे कॉल सेंटर हो गया, जैसे सिलाई का काम हो गया, जैसे कपड़ा बनाने का काम हो। कपड़ा बनाने से तात्पर्य ये नहीं है कि कपड़ा का मेकिंग यानी कि जैसे जीन्स के कपड़ा से जीन्स बनाने का काम हो गया, या जैसे जो प्रसाधन संबंधी उद्योग हैं उनको बढ़ाया जा सकता है। तो ये सब क्या बता रहा हूँ मैंने, समस्या का समाधान बताया है। और भी कुछ आप मौलिक समाधानों को ढूंढिएगा और सवाल को लिखने की कोशिश कीजिएगा। सवाल क्या है आज का, सवाल ये है कि बिहार सरकार बिहार में उद्योग एवं निवेश को बढ़ाने में कौन कौन सी समस्याएं आ रही है, बढ़ाने में समस्याएं कौन कौन सी हैं और उसका समाधान क्या है। बिहार में उद्योग एवं निवेश को बढ़ाने में समस्याएं कौन कौन सी हैं और उसका समाधान क्या है। बिहार में उद्योग और निवेश को बढ़ाने के संबंध में समस्याएं कौन कौन सी हैं और उसका समाधान क्या है, इसी को आपको लिखना है। लिखकर भेज दीजिएगा, ग्रुप है अपना मेंस का, उस पर मैं चेक कर दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का।